महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास, बीए प्रथम वर्ष। वैदिक काल में राजा और राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। वैदिक पीरियड में कब से आर्य कबीलों की जो परिपाटी थी या व्यवस्था थी उसमें राजा के पद की उत्पत्ति हुई। आर्य जब भारत आए थे तो वो कई अलग अलग समय में अलग अलग आक्रमण जो है आर्यों द्वारा किए गए थे और यहाँ की जो स्थानीय जातियां थी उनको परास्त कर कर उन्होंने बस्तियां बसाई थी। तो पग पग पर उन्होंने जो है वो संघर्ष किया था और युद्ध आर्यों का एक अनिवार्य हिस्सा था उनके जीवन में, क्योंकि पहले तो जब वो यहाँ पर आए, यहाँ के स्थानीय लोगों को परास्त किया और उसके बाद जैसे जैसे वो पूरे उत्तर भारत में गंगा यमुना द्वार तक फैले तो आपस में भी उनके संघर्ष होना शुरू हुआ। तो ऐसे में राजा या राजतंत्र विकसित होना स्वाभाविक था, क्योंकि युद्ध में एक व्यक्ति के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेना है, युद्ध करना, युद्ध का संचालन करना है, तो उसके लिए जो है एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि शक्तिशाली हो और युद्ध का सफल संचालन कर सके। तो यहीं से संभवतः जो है वो राजा के पद का विकास हुआ और प्रारंभ में राजा वो व्यक्ति होता होगा जो कि शक्तिशाली होता था और सभी का समर्थन जिसको प्राप्त होगा, और धीरे धीरे कर कर जो है ये वंशानुगत होता गया और जैसे जैसे राज्य जो है वो शक्तिशाली हो गए तो सम्राट, भोज, राजन वगैरह अलग अलग नाम से, तो जैसे राज्य शक्तिशाली हुए, बड़े हुए, उनका जो भौगोलिक विस्तार है वो ज्यादा हुआ, तो वैसे वैसे राजा की शक्तियां जो है वो बढ़ती गई। जब आर्य कबीलों के रूप में रहते थे तब राजा जो है उसके बारे में हमें कम जानकारी मिलती है और आवश्यकता भी राजा की कम होती। लेकिन जैसे जैसे राज्य शक्तिशाली हुए, उनका विस्तार होता गया, तो राजा की शक्तियां जो है वो बढ़ती गई और जो एक ठोस राजतंत्र का रूप जो है वो विकसित हुआ। राजा कितना भी शक्तिशाली हो वो अकेला शासन नहीं चला सकता था। तो ऋग्वैदिक काल में हमें तीन जो है वो महत्वपूर्ण अधिकारी मिलते हैं, पुरोहित, सेनापति और ब्राह्मण। पुरोहित, सेनापति और थर्ड है ब्राह्मण। सबसे पहला पुरोहित। पुरोहित एक धार्मिक व्यक्ति होता था और इसका महत्व ऋग्वेद में भी है और धीरे धीरे करके इसका महत्व बढ़ता गया और बाद में संभवतः जो है वो मंत्री का रूप इसने ले लिया था। और उत्तर वैदिक काल में हमें ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण पुरोहित या ब्राह्मण मिलते हैं जिन्होंने की राज्य को सशक्त करने में अपना योगदान दिया। तो पुरोहित जो है संभवतः जब शांति होती थी तो वो धार्मिक कार्य करता था और जब युद्ध होता था तो वो देवता से आह्वान करता था कि जो है वो उसके राज्य को, उसकी सेना को जो है वो युद्ध में सफलता प्राप्त हो। तो पुरोहित जो है वो एक तरह से राजा का एडवाइजर भी था, डिवाइन इंटरवेंशन या देवीय शक्ति को भी जो है वो निमंत्रण देता था। सेनापति, जैसा कि हम जानते हैं कि सेनापति सेना का प्रमुख होता था, सेना का प्रशिक्षण करना, उसका संचालन करना वो सब सेनापति के द्वारा किया जाता था। सेनापति एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजा की शक्ति का स्तंभ होता था और वो एक विश्वस्त व्यक्ति होता था और उसको जो है वो राजा सेनापति बनाता था और सेना का जो है वो कमांडर होता था। सारी सेना संबंधी शक्तियां जो है उसके हाथ में होती थी और युद्ध के समय वो सेना का संचालन करता था।
ग्रामणी, ग्रामणी जो है वो जैसे कि नाम से हमें पता चलता है, ग्रामणी ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको ग्रामणी कहा जाता है। ग्रामणी राजा का सैनिक और असैनिक अधिकारी होता था और एक तरह से ग्राम और राजा के बीच की कड़ी जो है वो ग्रामणी होता था। वो जो है वो राजस्व और सुरक्षा सभी कार्य जो है वो ग्रामणी द्वारा किए जाते थे। इसके सिवाय हमें जो है वो शुद्ध, रथकार और कार्माक, ये तीन जो है वो अधिकारियों के नाम भी ऋग्वेद काल में हमें पता चलते थे। अन्य पदाधिकारी में दुर्गपाल, जिसको कि दुर्गपति, जिसको पूरब भी कहा जाता है, गुप्तचर होते थे, फिर दूत होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान समाचार ले जाते थे। और ये अधिकारी, इनका पेमेंट किस प्रकार से होता था इसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। संभवतः इनको जो है वो अनाज के रूप में या वस्त्र, सोने चांदी के रूप में जो है वो इनका पेमेंट किया जाता होगा। स्थायी रूप से हमें ये पता नहीं है कि क्या होता था, संभवतः जो है चूंकि उस समय ऐसा होता होगा। उत्तर वैदिक काल में थोड़ी व्यवस्था के अंदर जटिलता आ गई, शासन संबंधी कार्य भी बढ़ गए, तो उसमें हमें कई अधिकारियों के और के वर्णन मिलते हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण है सेनानी। सेनानी संभवतः सेनापति को कहा जाता है। पुरोहित वही जो ऋग्वेदिक काल का पुरोहित था वो उत्तर वैदिक काल में था, और वो और शक्तिशाली हो गया था क्योंकि राज्य जो है वो बढ़ गए थे और राजा को जो है वो आवश्यकता पुरोहितों की ज्यादा हो गई थी। फिर युवराज जो राजा का जो संतान होती थी, जो भावी शासक होता था। महिषी, सूत बहुत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वो राजा का सारथी होता था, और राजा के सारथी जो है चूंकि उसके पास राजा की रक्षा का भार भी होता था, तो इस कारण से सूत जो है वो एक महत्वपूर्ण पद होता था। ग्रामी, जो ग्राम का प्रमुख होता था। क्षता, प्रतिहारी। संग्रहिता, जिसको हम अगर आधुनिक भाषा में कहें तो कोषाध्यक्ष, जो कोष का या ट्रेजरी का जो अध्यक्ष होता था वो कोषाध्यक्ष कहलाता था। जो शाही राजकोष होता था उसकी जिम्मेवारी जो है कोषाधिकारी की होती थी। बागदूत होता था जो कर संग्रहण करता था। टैक्स कलेक्टर जिसे हम कह सकते हैं, जो टैक्स रेवेन्यू जो है वो एकत्रित करता था। अक्ष्वाक, जो द्रुत कीड़ा का अधिकारी होता था उसको अक्ष्वाक कहते थे। और पालागल जो है राजा का, हम ये मान लें कि एडवाइजर होता था। तो इन सब पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था और ये राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और उनकी पदोन्नति या उनको वहां से हटाना, पदावनति, ये सारे जो है वो राजा के ऊपर निर्भर करते थे। और इनको कितना वेतन मिलता था ये निश्चित नहीं है, लेकिन उनको संभवतः वेतन कार्य के लिए मिलता होगा। और इनकी कैटेगरी क्या थी, कौन सीनियर था कौन जूनियर था, इसके बारे में ज्यादा हमें पता नहीं। संभवतः राजा जो है वो अपने राज्याभिषेक या अन्य समय में उनको किस क्रम में मिलता था वो शायद उनका रैंक और इनकी पोजीशन जो है वो तय करता हो। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और चीज थी, वो थी दो संस्थाएं, सभा और समिति। समिति व सभा। अब ये समिति क्या थी और ये सभा क्या थी, ये विवादास्पद है क्योंकि हमें निश्चित तौर पर नहीं पता है कि ये क्या थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण थी, ये निश्चित है। और
इसमें ये माना जाता था कि ये ऐसी संस्थाएं थी जो कि शक्तिशाली थी और निर्णय लेती थी। राजा का जो भी निर्णय होता था वो इनके द्वारा डिस्कस होता था, उसके बाद ही जो है वो स्वीकार्य होता था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समिति जो है एक जनरल बॉडी होती थी जिसमें राज्य के बहुत सारे लोग उसके सदस्य होते थे, और सभा जो है वो एक छोटी संस्था होती थी जिसमें संभवतः कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समिति जो है वो सब समिति के सदस्य होते थे, वो एक संस्था थी, और सभा वो स्थान था जहां पर ये बैठती थी। लेकिन इस तथ्य को ज्यादा नहीं माना जाता है। और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि समिति जो है वो राजा के उन राजा द्वारा कार्य किए गए, जो राजा के द्वारा जो भी निर्णय कार्य किए जाते हैं, तो समिति जो है वो उसके बारे में विचार करती थी, और उसमें जो है वो संपन्न वर्ग होते थे, और सभा जो है वो एक तरह से पूरे क्षेत्र या गांव के लोग उसके सदस्य होते थे। तो ये आपस में जो है वो विवाद है, लेकिन ये निश्चित है कि दोनों संस्थाएं जो है वो शक्तिशाली हैं। और धीरे धीरे कर जो है वो ऋग्वैदिक काल में राजा कितना भी शक्तिशाली होता था, वो सभा और समिति के विरुद्ध नहीं जा सकता था, उसको समिति और सभा के निर्णयों को मानना पड़ता था। तो इस कारण से जो है वो ऋग्वेद में ये दोनों सभा और समिति बहुत शक्तिशाली संस्थाएं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है वो धीरे धीरे कर इनका महत्व खत्म होता गया। उसका कारण ये था कि उत्तर वैदिक काल में राज्य जो है वो शक्तिशाली हो गए, राज्यों का विस्तार हो गया, जो राजा होता था वो शक्तिशाली बन गया था। तो इसलिए जो है वो सभा और समिति का महत्व कम होता गया, और संभवतः इनका धीरे धीरे कालांतर में इनका रूप बदलता गया, और ये एक जो है वो राज संस्था में परिवर्तित हो गई। एक स्वतंत्र विचार वाली सभा से राज्य संस्थान जो है वो बन गई, और धीरे धीरे कर वो एक, हम ये कह सकते हैं कि राज्य की केंद्रीय संस्था बन गई, जहां जो है वो राजा के निर्णयों की समीक्षा होती थी, लेकिन वो इतनी स्वतंत्र और इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि राजा को पदच्युत कर सके। और उपनिषद काल के बाद जो है वो समिति का महत्व बिल्कुल ही खत्म हो गया, और वो एक न्याय देने वाली संस्था के रूप में जो है वो परिवर्तित हो गई। धन्यवाद।